सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 8 जुलाई 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे सीज फायर के बाद से ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक। अमेरिका ने कर दी ताबड़तोड़ स्ट्राइक्स, भारी तबाही की खबर। अमेरिका ने हमलों के अलावा ईरान को दिया दूसरा नुकसान। ईरान की इकनॉमी पर भी किया बड़ा वार, छीन ली बड़ी राहत। क्या अब ईरान और सऊदी अरब भी होंगे आमने सामने? सऊदी अरब के जहाज पर हमले के बाद रियाद से ईरान को मिली नतीजे भुगतने की धमकी, कतर ने भी लिया एक्शन। ईरान और अमेरिका की बातचीत कभी कामयाब नहीं होगी। मुश्तबा खामनेई के मिलिट्री एडवाइजर मोहसिन रजाई ने खुद कर दिया बड़ा दावा। आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की आखिरी रसूमात इराक में हुई शुरू। ईरान और इराक की पूरी बड़ी क़यादत सड़कों पर उतरी। तुर्की पर लगी पाबंदियां हटाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। F-35 फाइटर जेट देने के दिए बड़े सिग्नल। नेतन्याहू हुआ बेचैन, अड़ा दी टांग। और गजा में फिर इसराइली हमले, एक बच्चे समेत कई फलस्तीनी शहीद। आम लोगों की मौत पर फिर उठे सवाल। शुरुआत करते हैं शो की। ईरान पर एक बार फिर से बड़े हमले हुए हैं। 8 जुलाई की सहर में हमलों से जुड़ी खबरों के मुताबिक ईरान पर अमेरिका का ये हमला अब तक का सबसे बड़ा जवाबी ऑपरेशन बताया जा रहा है। अमेरिकी सेंटकॉम ने खुद 8 जुलाई की रात 3 बजे इसकी जानकारी दी कि हमला हमने कर दिया है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि ये हमले सीज फायर के बाद हुए किसी भी ऑपरेशन से 4 से 5 गुना ज़्यादा बड़े थे। अमेरिका की मिलिट्री की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा कि उसकी फोर्सेस ने ईरान के खिलाफ कई पावरफुल स्ट्राइक्स की हैं ताकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजर रहे कमर्शियल जहाज़ों पर हुए हमलों की भारी कीमत ईरान को अदा करनी पड़े। अमेरिका का दावा है कि पिछले 2 दिनों के अंदर 3 कमर्शियल जहाज़ों पर हुए हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। उसके मुताबिक उन हमलों ने MOU के बाद आए ठहराव को ख़त्म कर दिया। अमेरिकी ऑफिशियल ने एक्सियोस को बताया कि इस बार का ऑपरेशन 10 दिन पहले हुए हॉर्मुज़ ऑपरेशन के मुकाबले 4 से 5 गुना बड़ा और ज़्यादा ताकतवर था। जो पिछला वीडियो हमने आपको दिखाया है उससे अलग ये जानकारी थोड़ी सी है, उससे अलग तस्वीरें भी हैं। और अगर आपको पूरा हमले पर देखना है तो पिछला वीडियो देख लीजिए। फिलहाल इन हमलों में बंदर अब्बास, सिरिक आइलैंड और केशम आइलैंड से कई ज़ोरदार धमाकों की खबरें और तस्वीरें सामने आई हैं। इस बीच ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान नजफ़ इराक का दौरा तय वक्त से पहले ख़त्म करके तेहरान लौट गए हैं। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक सिरिक के कमर्शियल पियर पर हुए हमले में उड़कर आए छर्रों से कई ईरानी ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें मीनाब के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इरना का ये भी कहना है कि अमेरिका के हमले अब रुक चुके हैं और इस वक्त ईरान में हालात नॉर्मल हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या ये हमला सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई थी या फिर ईरान और अमेरिका के बीच एक नई और ज़्यादा ख़तरनाक जंग की शुरुआत हो चुकी है। जब तक मैं ये खबर पढ़ रहा हूँ तब तक बहरीन और कुवैत में अंधेरा था, पूरी तरीके से लाइट बंद कर दी गई थी। हमले से अलावा जुड़ी बड़ी खबर सुन लीजिए सर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों पर लगातार हुए मिसाइल हमलों के बाद अब ईरान के ख़िलाफ़ एक्शन शुरू हो चुका है और ये एक्शन बमबारी से पहले हुआ 2 घंटे पहले। अमेरिका ने भी 8 जुलाई की सुबह ईरान पर हमले किए, लेकिन अमेरिका ने इस बार जवाब सिर्फ बमों से नहीं दिया बल्कि ईरान की इकनॉमी पर चोट करके भी दिया है। 7 और 8 जुलाई की दरमियानी रात आई बड़ी खबर के मुताबिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेल की बिक्री पर जो छूट दी थी उसे फ़ौरन रद्द कर दिया है। पहले ये रिलीफ दिया गया था और अब उसे ख़त्म कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में टैंकरों पर, जहाज़ों पर बार बार हुए हमलों के बाद ईरान को किसी भी तरह की राहत नहीं दी जा सकती। अमेरिका के एक हुक्काम ने ये कहा है कि ईरान के साथ हुआ MOU पूरी तरह उसके रवैये पर बेस्ड है। अगर ईरान अच्छा रवैया नहीं दिखाएगा तो उसे कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों पर हुए हमले अमेरिका के लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं हैं और इसके नतीजे ईरान को भुगतने पड़ेंगे। और इसी धमकी के बाद हमले हुए हैं। इसी बयान के बाद 8 जुलाई की रात ईरान पर फिर से नए सिरे से अटैक शुरू कर दिए, जिनकी खबर हमने आपको पहले दी। अब आगे जो 4-5 खबरें बड़ी अहम हैं, सुन लीजिएगा। अगली खबर एक सवाल के साथ शुरू होती है कि क्या ईरान और सऊदी अरब भी आमने सामने आने वाले हैं। दरअसल 7 जुलाई को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में सऊदी अरब के तेल टैंकर पर मिसाइलों से हमला हुआ था। इल्ज़ाम ईरान पर लगा। उसके बाद
अब सऊदी अरब ने भी खुलकर ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस हमले की मजम्मत तो की है, लेकिन हमले के नतीजे भुगतने की धमकी भी दे डाली है ईरान को। सऊदी अरब ने साफ कहा है कि इस हमले का पूरा जिम्मेदार ईरान है और अब जो कुछ आगे होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी भी ईरान पर ही होगी। फिर हमले हो गए सुबह में 3 बजे 4 बजे के बीच। 7 और 8 जुलाई की दरमियानी रात सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे सऊदी टैंकर वेदियान, उसका नाम वेदियान है, और कतर के LNG टैंकर अल रकैयत पर हुआ हमला सिर्फ 2 जहाज़ों पर हमला नहीं, बल्कि इंटरनेशनल समुद्री रास्तों और पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर हमला है। उधर अमेरिका ने भी ईरान को सीधी वार्निंग देते हुए कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की ये कार्रवाई बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है और इसके नतीजे ज़रूर भुगतने होंगे, और इसी धमकी के बाद 3 बजे हमला कर दिया गया। दोस्तों, यानी अब सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि सऊदी अरब भी खुलकर ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहा है हॉर्मुज में हुए हमलों को लेकर। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ये टकराव पूरी दुनिया के लिए और ज़्यादा ख़तरनाक होता दिखाई दे रहा है। कतर अब ईरान के खिलाफ डिप्लोमेटिक एक्शन लेने पर उतर आया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कतर के LNG टैंकर अल रकैयत पर हुए हमले के बाद कतर ने ईरान के डिप्टी एम्बेसडर को तलब करके सख्त एहतजाज दर्ज कराया है। 7 और 8 जुलाई की दरमियानी रात आई रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर पहले ही इस हमले का इल्ज़ाम ईरान पर लगा चुका है, जिसकी रिपोर्ट हमने आपको कल रात दिखाई थी। कतर का कहना है कि उसके टैंकर को निशाना बनाना इंटरनेशनल समुद्री रास्तों, तिजारत और दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर सीधा हमला है। अब एक बड़ी अहम खबर कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत सिर्फ वक्त काटने के लिए हो रही है? जब ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के मिलिट्री एडवाइज़र ये कह रहे हैं कि ये बात कभी कामयाब नहीं होगी, तो क्या एक और जंग का रास्ता तैयार हो रहा है? 8 जुलाई की रात ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के मिलिट्री एडवाइज़र मोहसिन रज़ाई का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसने ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत पर ही सवाल खड़े कर दिए। मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमेरिका के साथ होने वाली ये बातचीत आखिरकार नाकाम होगी। उनके मुताबिक ये बात बिल्कुल साफ है कि अमेरिका पहले वाली न्यूक्लियर डील की तरह इस बार भी बातचीत को नाकामी की तरफ ले जाएगा। यानी ईरान के सबसे अहम पावर सर्कल की तरफ से भी अब ये बात कही जा रही है कि बातचीत से किसी बड़े नतीजे की उम्मीद नहीं है। मोहसिन रज़ाई ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में अपने जहाज़ों के लिए एक दूसरा रास्ता तैयार करने की कोशिश कर रहा है, अपने जंगी जहाज़ों के लिए, ताकि मुस्तकबिल में ईरान पर उसकी पकड़ कमज़ोर की जा सके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर ईरान के सुप्रीम लीडर के सबसे करीबी मिलिट्री एडवाइज़र को पहले से यकीन है कि बातचीत नाकाम होगी, तो फिर दोनों मुल्क बातचीत की मेज़ पर बैठ ही क्यों रहे हैं? क्या ये सिर्फ दुनिया को दिखाने की कोशिश है, या फिर दोनों तरफ अगली बड़ी जंग से पहले अपनी अपनी तैयारी के लिए वक्त ख़रीदा जा रहा है? वक्त तो ईरान को भी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की आखिरी रस्मात अब इराक़ में अदा की जा रही हैं। उनका जनाजा इराक़ पहुँच चुका है, कल ही रात पहुँच गया, और कल रात उनके जनाजे के इस्तकबाल के लिए ईरान और इराक़ की पूरी सीनियर क़ियादत, पूरी सीनियर लीडरशिप एक साथ सड़कों पर उतरी हुई दिखाई दी। 8 जुलाई की रात ये तस्वीरें सामने आई हमारे पास। 7-8 की रात आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई और उनके ख़ानदान के जनाजे नजफ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँचे। 7 की रात ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और इराक़ के वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी ने उनका इस्तकबाल किया, या यूँ कहिए कि उन्हें रिसीव किया। दोस्तों, सबसे दिलचस्प मंजर ये था कि ईरान के सियासी और मिलिट्री लीडर नजफ़ की सड़कों पर एक साथ पैदल चलते दिखाई दिए। इनमें ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, जनरल मोहसिन रज़ाई, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची, ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर और दूसरे बड़े ओहदेदार शामिल थे, जो इराक़ के वज़ीर आज़म के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते नजर आए। दोस्तों, आज इराक़ के शहर नजफ़ में और उसके बाद करबला में जनाजे के बड़े जुलूस निकाले जाएंगे, जिनमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ज़ायरीन के शामिल होने का इम्कान जताया जा रहा है। इसी वजह से इराक़ ने आज 8 जुलाई को पूरे मुल्क में छुट्टी का भी ऐलान कर दिया है। अब ईरान से अलग खबरें लेते हैं। क्या तुर्की को फिर से मिलने जा रहा है अमेरिका का F-35 फाइटर जेट? ये डील पहले रुक गई थी, क्या वापस चालू होने जा रही है? अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप तुर्की में हैं और कहा कि तुर्की पर लगे सैंक्शंस हटाने जा रहे हैं हम। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की को
F-35 फाइटर जेट्स बेचने के मसले पर भी जल्द फैसला कर लिया जाएगा। ये बयान उस वक्त आया जब ट्रंप ने नाटो समिट के दौरान तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से अंकारा में मुलाकात की। याद रहे कि साल 2019 में तुर्की ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। इसके बाद अमेरिका ने उसे F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया था और काटसा कानून के तहत उस पर सैंक्शंस भी लगा दिए थे। अब ट्रंप का कहना है कि वो सैंक्शंस हटाने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने F-35 को दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट बताया। उन्होंने कहा कि तुर्की को इसकी बिक्री के मसले पर भी अमेरिका जल्द फैसला करेगा। इस पूरे मामले पर इसराइल की तरफ से पहले भी एतराज़ जताया जाता रहा है, क्योंकि इसराइल नहीं चाहता कि रीजन में किसी दूसरे मुल्क के पास भी F-35 जैसी एडवांस मिलिट्री सलाहियत पहुँचे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ट्रंप का ये इशारा जल्द ही एक बड़ी डील में बदल सकता है, या फिर इसराइल और अमेरिका के अंदर मौजूद मुखालिफ आवाज़ें इस फैसले का रास्ता रोक देंगी। इसी ज़मीन से एक और खबर है। डोनाल्ड ट्रंप तुर्की के लिए पाबंदियां हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बात ने इसराइल की टेंशन बढ़ा दी है, पेट में मरोड़ भी। 7 जुलाई की रात डोनाल्ड ट्रंप ने अंकारा में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि तुर्की अब दोस्त है और अमेरिका उसके ऊपर लगी पाबंदियां हटाने जा रहा है। ट्रंप ने कहा, हम अपने दोस्तों पर पाबंदियां नहीं रखना चाहते, अब वक्त आ गया है कि ये पाबंदियां ख़त्म कर दी जाएं। लेकिन दोस्तों, ट्रंप के इस बयान से पहले ही इसराइल का वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका से एक बड़ी मांग कर चुका था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने कल रात भी कहा कि तुर्की को F-35 फाइटर जेट नहीं दिए जाने चाहिए। उसका कहना है कि अगर तुर्की को ऐसे एडवांस्ड F-35 हथियार मिले तो पूरे रीजन का पावर बैलेंस बदल सकता है, और वो पावर बैलेंस अपने पास रखना चाहता है नेतन्याहू। यानी एक तरफ ट्रंप एर्दोगान को दोस्त बताकर तुर्की के लिए रास्ते खोल रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ नेतन्याहू उसी तुर्की को एडवांस हथियार मिलने से रोकने की कोशिश कर रहा है। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि तुर्की को लेकर अमेरिका और इसराइल के बीच सोच एक जैसी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ईरान को लेकर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू कह रहा है कि बड़े मसलों पर दोनों की सोच एक जैसी है, एक ही तरह से सोचते हैं और उसका एग्जीक्यूशन भी करते हैं। ये एक नई खबर है। 7 जुलाई की रात CNN को एक इंटरव्यू दिया बेंजामिन नेतन्याहू ने, और उस इंटरव्यू में कहा कि ईरान के मसले पर कभी कभी ट्रंप के साथ राय अलग हो सकती है, लेकिन बड़े फैसलों पर दोनों आई टू आई हैं। हालांकि इसके साथ ही उसने ईरान और अमेरिका के बीच हुए एंटरिम अमन समझौते पर भी शक जाहिर कर दिया। नेतन्याहू का कहना था कि अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि इस समझौते का आगे क्या होगा। दोस्तों, नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप को यकीन है कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक सकते हैं, लेकिन मुझे खुद ट्रंप की इस बात पर शक है कि ट्रंप ऐसा कर पाएंगे। यानी एक तरफ नेतन्याहू अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी यूनिटी दिखा रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप की सबसे अहम उम्मीद यानी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के दावे पर ही सवाल भी खड़े कर रहा है। अब बात गजा की। गजा में इसराइली हमले एक बार फिर से आम फ़लस्तीनियों की जान ले रहे हैं, लगभग हर रोज़ लेते हैं। 7 जुलाई की रात को भी एक ऐसी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली बमबारी हुई, फायरिंग हुई, और इसमें कम से कम 7 तारीख को 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इन शहीदों में एक बच्चा भी शामिल है। गजा की अथॉरिटीज़ ने इन्हें आम लोग बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक खान यूनिस के अलमवासी इलाके में हुए एक इसराइली हमले में एक फ़लस्तीनी शहीद हुआ, जबकि 2 बच्चे ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज का दावा है कि उसका निशाना हमास का एक लड़ाका था, लेकिन गजा के मेडिकल सोर्सेज का कहना है कि इस हमले की चपेट में आम फ़लस्तीनी और बच्चे भी आए हैं। इसके अलावा गजा के और इलाकों में हमले हुए, जहाँ 6 और लोग मारे गए। यानी गजा में एक बार फिर वही मंजर दोहराया जा रहा है, जहां किसी मिलिट्री टारगेट के दावे के बाद भी जान आम फ़लस्तीनियों की ही जा रही है। फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस शो में इतना ही। सलामत रहिए, खुश रहिए।